जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन का काफ़ी दिनों से इंतजार था और ये देखिए आज दिनांक 14/2/2023 को ये ऑर्डर जारी हो गए हैं और ये श्री दीपक कुमार जी हैं, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने लिखा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा को, मतलब इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है जो विजय किरण आनंद जी ने शासन को पत्र लिखा था। तो आइए इसके बारीकियों को हम समझें कि इसमें है क्या आखिर। ठीक है, इसमें देखिए इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन निम्नवत कराने का कष्ट करें। तो ये तरीका इन्होंने दिया है कि किस तरीके से कराना है और ये ध्यान दीजिएगा, ये अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के बाहर वाला अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए सरप्लस विद्यालयों के चयन हेतु प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी और इसमें क्लैरिटी थोड़ी सी और बाद में बताऊंगा कि क्या क्लैरिटी है, शिक्षकों का चयन किस आधार पर होना है। तो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय, जो सरप्लस कहा गया है, जहां टीचर सरप्लस है छात्र संख्या के हिसाब से, एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय जहां पर टीचरों की आवश्यकता है, उसको डेफिसिट स्कूल कहा गया है। ठीक है, मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे। देखिए 700 डेट आ गई है, जो भी छात्र संख्या 30 अप्रैल 2022 को रहेगी उस हिसाब से विद्यालय को सरप्लस या डेफिसिट माना जाएगा। तो आप अपना देख सकते हैं कि आप वहां पे सरप्लस हैं कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद है अवगत कराना है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1300 सहायक अध्यापक हैं ऐसे जो कार्यरत कर रहे हैं। ठीक है, 8 से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सबसे पहले चुने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन विद्यालयों के शिक्षकों के ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं कि 8 वो विद्यालय होंगे जो कि आपके सरप्लस में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे भी ज्यादा हैं तो भाई 8 से तो ऊपर बच्चे रहेंगे, लेकिन वो सरप्लस में आ रहे हैं, मतलब छात्र संख्या से वो एक्स्ट्रा निकल रहे हो। तो सबसे पहले जो 8 के ऊपर वाले विद्यालय है, 8 ये शिक्षकों वाले विद्यालय है, वहां से सबसे पहले टीचरों को समायोजित किया जाएगा। वो भी कहाँ किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद अथवा एकल है। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत है, वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। तो एकदम देखिए क्लैरिटी आ गई है, सबसे पहले वहीं से टीचर्स को समायोजित किया जाएगा। अब देखिए कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक, अब ये देखिए प्राथमिक के लिए 8 था, उच्च प्राथमिक के लिए 6 है। ठीक है, यही संख्या है। और ऐसे देखिए जो डाटा है सरकार के पास, उसके हिसाब से विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक कार्यरत है। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी कारण लगभग 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल है। तो देखिए जो मेन टारगेट है, जो बंद विद्यालय है और एकल है, वहां शिक्षकों को भेजने के लिए है। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत है, वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के हस्तांतरण समायोजित की कार्रवाई की जाएगी। तो क्लियर है, जैसे प्राथमिक का था वैसे ही उच्च प्राथमिक का है। 4th पॉइंट है अधिक अध्यापक वाले विद्यालय जिनको सरप्लस कहा गया है से आवश्यकता वाले विद्यालय जिन्हें डेफिसिट कहा गया है में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय सबसे पहले जहां 0 टीचर है वहां भेजा जाएगा। इसके बाद एकल वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। इसके बाद जो है 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पद स्थापना की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो जितने बंद चल रहे हैं एकल हैं पहले उनमें, इसके बाद बाकी विद्यालयों में। सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस से आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट शून्य शिक्षक विद्यालय में हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षामित्र कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में अध्यापकों के हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तो एकदम क्लियर हो गया। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में अध्यापकों के हस्तांतरण की कार्रवाई जाएगी। देखिए पहले शून्य हो गया, फिर जहां शिक्षा मित्र हैं वहां पे, फिर जहां पे शिक्षक हैं एकल ही हैं, अकेले हैं, फिर वहां पे।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सीरीज चलेगी। ठीक है, इसके बाद है 8वां पॉइंट, इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय, मतलब फिर भी अगर होता है कि भाई सरप्लस और टीचर निकल आते हैं तो फिर 2 शिक्षक वाले विद्यालय, फिर 3 शिक्षक वाले विद्यालय में अध्यापकों के हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तो एकदम क्लियरिटी आ गई है। अब देखिए 9वां पॉइंट है, सरप्लस शिक्षकों को हस्तांतरित करने में ऐसे डेफिसिट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशक को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0 है, या तो 1 है या तो 2 है। ठीक है, तो एकदम ये इसमें भी क्लैरिटी आ गई है। अब देखिए इसमें जो है 10वां पॉइंट आपके सामने है कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के लिए निम्न श्रेणियां अनुमन्य होंगी। तो श्रेणियां कौन कौन सी है, किसका कहां कहां समायोजन हो सकता है, आइए इसको समझे। जो प्रधानाध्यापक है प्राथमिक विद्यालय का, उनका होगा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का। दोस्तों यहीं पे देखिए ध्यान देना है, अभी देखिए सभी जनपदों में एक लिस्ट आई होगी, आपने देखा होगा जहां 150 के नीचे छात्र संख्या है वहां हेडमास्टर के सामने -1 है। ठीक है, अगर वहां पे सरप्लस शिक्षक हैं तो वहां शिक्षकों के सामने भी -1 लिखा है। ठीक है, -1 -2, अगर वहां आवश्यकता है तो वहां +1 +2 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और हेडमास्टर के वैसे ही जहां 150 के ऊपर संख्या, जहां इंचार्ज संभाल रहे हैं तो वहां +1 लिखा है। तो कुल मिला के अब ये समझ में आ रहा है कि जो सरकार है अभी क्लैरिटी और समय के साथ आएगी, जब हम इस पे और बात विचार करेंगे, समझेंगे कि अब जो लग रहा है कि इनको प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जहां 150 के नीचे संख्या है उनको ये समायोजित करेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय में। इससे ये क्लैरिटी देखिए आ रही इस पॉइंट से। ठीक है, नहीं तो उनको प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को समायोजित करने या स्थानांतरित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, वो तो भाई अपने पद पे कार्य कर ही रहे हैं पहले से। दूसरा है सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सरप्लस है तो डेफिसिट वाले में जाएगा। ठीक है, समकक्ष पद का समकक्ष पद के प्रति, मतलब देखिए पद में कोई बदलाव नहीं है, समकक्ष पद पे ही लोग जा रहे हैं। फोर्थ है सम्मेलन विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुमन्य होगी, तो सेम प्रोसीजर सम्मेलन विद्यालयों के लिए भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, 11 है स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से, ग्रामीण मतलब ग्रामीण से ग्रामीण जाएंगे, नगर क्षेत्र से आप नगर क्षेत्र में जाएंगे, कैडर आपका बदलेगा नहीं। उक्त प्रक्रिया से 0 शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी। अब देखिए एक और इन्होंने बता दी, देखिए नियम भी है, पिछला वीडियो मैंने बताया था कि हर एक विद्यालय में जिसमें छात्र संख्या मैंने बताई थी कितने छात्र संख्या पे कितने अध्यापक रहेंगे, उसमें ये नियम बनाया कि हर एक प्राथमिक विद्यालय में 2 अध्यापक को रहना ही रहना है, 0 या एकल कोई नहीं रहेगा। तो इसका भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। अब 13 पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों जिनको सरप्लस कहा गया के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिर है आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जहां पर ऑलरेडी कमी है, ठीक है, और या जो विद्यालयों में छात्र संख्या और शिक्षक का जो अनुपात एकदम सही है, वहां पे स्थानांतरण होगा ही नहीं। एकदम देखिए ये बहुत बड़ी पॉइंट है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम करा लें, तो उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है, नियम के ही तहत चलना है सब। अब देखिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में आवश्यक जो तकनीकी चरण है इसको भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा कि किन शिक्षकों का समायोजन होगा, सीनियरिटी जो लिस्ट बनेगी विद्यालय की लिस्ट वो कैसे बनेगी, अब मैं इसके बाद बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब देखिए जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ भी अब कलम वैसे नहीं होना है। ठीक है, पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ होगी। अब देखिए ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। तो ये आपको चेक करना है स्वयं। ठीक है, अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु वेबसाइट पर मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में
किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में अध्यापक अध्यापिका द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। देखिए आपत्ति कर सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक का विवरण संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित होने लगेगा, ठीक है। अब ये जो विवरण है ये बीएसए सर ही संशोधित करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो बीएसए सर है उनको 15 दिवस के अंदर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जाएगा, जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि विसंगति ना रहे और प्रक्रिया बाधित ना होने पाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है फिफ्थ है अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन एनआईसी जो पोर्टल है लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र ये रजिस्टर्ड ये कुछ भी नहीं होना है, सब ऑनलाइन, टोटल चीज़ें ऑनलाइन। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार के संशोधन परिवर्तन या किसी स्तर पर नियमन नहीं होगा। अब देखिए विद्यालय कैसे जिन जो भी सरप्लस हो रहे हैं टीचर जिनका समायोजन होना है या ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है कि विद्यालय चुनने का, ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसके बाद। अब देखिए इसके बाद है आपके सामने रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि भाई हम कर लेते हैं, डाटा वो भरे रहते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई डाटा ये आया है, ठीक है, तो इसको आप प्रिंट जरूर करके रख लेंगे। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अनुसार अध्यापकों का डाटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर अधिकतम 25 विद्यालय, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे जो कि डेफिसिट विद्यालय होंगे, ठीक है, मतलब जहां टीचरों की कमी होगी, तो आपको ऑप्शन वाइज अगर उसमें सीनियर में आते हैं तो आपका पहला ही विद्यालय चयन हो जाएगा, भाई आपको वहां समायोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो 25 विद्यालय के विकल्प आपको भरने होंगे, जैसा पहला पत्र में महानिदेशक सर के आया था। संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों के छायाप्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा। तो आपको स्वप्रमाणित करके इसको भी जमा करना होगा। अब देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी, मतलब जिसका कहाँ जहाँ करना है वहाँ कर दिया जाएगा। अब देखिए जो मेन है अब उस पर हम लोग आते हैं। देखिए बीएसए द्वारा प्रेरणा पोर्टल मानव क्षमता पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा, तो बीएसए सर इसको करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई निर्धारित जो है एकदम पारदर्शिता के साथ की जाएगी। कुछ भी इसमें गलती या गलत पाया जाता है तो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं या सदस्य सचिव हैं वो उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अब देखिए इसका पूरा है कि कब से क्या क्या होना है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आइए समझें। कार्रवाई है और ये तिथि है। तो एनआईसी में जो पोर्टल है उसमें ट्रांसफ़र पोर्टल की शुरुआत जो है 20 फरवरी 2023 से हो जाएगी, मतलब 6 दिन के बाद ये स्टार्ट होने जा रहा है। अध्यापकों द्वारा लॉगिन कर मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जाना व विवरण में कोई त्रुटि प्रदर्शित होने की स्थिति में पोर्टल पर ही आपत्ति अंकित किया जाना। ये होगा 20 से लेकर 27 फरवरी के तक, ठीक है। तो आप अभी से सचेत एकदम हो जाइए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त त्रुटियों को सही कराया जाना, ये 14 मार्च तक होगा। फिर सरप्लस अध्यापक या डेफिसिट विद्यालयों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित करना, ये ऑनलाइन आपको 20 मार्च से आपको दिखने लगेगा कि आप कहाँ कहाँ विद्यालय ले सकते हैं। और आपका देखिए जो विकल्प भरा जाना है वो 21 और 26 के बीच में आपको भर लेना। अगर आपका नाम आ गया है कि आप वहाँ से समायोजित हो रहे हैं, आप सरप्लस हैं, तो आप इन विद्यालयों का चयन 21 और 26 के बीच में कर लेंगे। बीएसए द्वारा काउंसलिंग उपरांत सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा लॉग किया जाना, ये डाटा लॉग जो होगा
वो 27 और 6 के बीच में होगा। जो भी देखिए चुने रहेंगे, अगर वो खाली रहेगा ठीक है, भरे रहेंगे तो जो बच्चे विद्यालयों में से फिर आपको चांस दिया जाएगा। और बाकी चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है, स्थानांतरण समायोजन उपरांत कार्य मुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई जो है, जैसे पहले बात चल रही थी, गर्मियों की छुट्टी में होगी, मतलब 20 मई और 15 जून के मध्य ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो स्थानांतरण समायोजन जो है वो 25 जून 2023 तक हो जाएगा। तो एकदम देखिए ये क्लियर हमें पूरा डाटा मिल गया है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अभी मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा, वो ये है कि देखिए विद्यालय में अगर होगा कि उस विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में कोई भी सरप्लस कौन होगा, सरप्लस कौन होगा। तो इसके पहले भी देखिए महानिदेशक जी का पत्र आया था, सचिव महोदय जी का भी पत्र आया था, उसमें ये चिट्ठी में ये बात थी। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप टीचर एक्टिविटी है और बेसिक शिक्षा भी मैंने नया बनाया प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हो, वीडियो है, उसके प्रूफ भी उसमें मैंने सर्टिफिकेट उसमें ये लेटर दिखाए हुए हैं। उसमें ये कहा गया है कि जिस भी शिक्षक, जिस भी टीचर के आने से विद्यालय में जो रेशियो है, जो अनुपात है वो बिगड़ा है, उसी को समायोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहले से अध्यापक है भाई, उसके बाद लोग आए, फिर उसके बाद लोग आए, मान लीजिए तीसरे आए, फिर चौथे आए, और अब मान लीजिए ये जो रेशियो, छात्र रेशियो बढ़ी नहीं बल्कि घटती चली गई, या उतनी ही रही है, गलती से आ गए चौथे नंबर वाले, तो समायोजित वही टीचर होगा जो सबसे आखिरी में आया होगा और जो सबसे जूनियर होगा, ठीक है। तो अब ये क्लैरिटी आ गई होगी कि जो सरप्लस शिक्षकों में उस विद्यालय से किसका चयन होगा, तो जो सबसे आखिरी में आया है, जिसकी वजह से विद्यालय में जो अनुपात है वो बिगड़ा है। तो देखिए अभी तक देखिए क्लियर, इन्होंने कहीं पे भी कोई बातें नहीं कही हैं कि जूनियर का होगा कि सीनियर का होगा, लेकिन जो लेटर का जो आदेश कह रहा है, आदेश यही कह रहा है जिसके वजह से विद्यालय में आने पर जो अनुपात है वो बिगड़ा है, उसका समायोजन होगा पहले, ठीक है। फिर देखिए जो चौथा आया उसका पहले, इसके बाद तीसरे का नंबर, मान लीजिए कई लोगों का होना है, तो इस तरह से क्रम बन जाएगा। तो ये दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।